आज आप लोग का यूपीएससी 2024 टेस्ट सीरीज 1 ये संपन्न हुआ ये। और जो अभ्यर्थियों ने टेस्ट सीरीज में दिया है उनको काफी डाउट भी था टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को लेकर। तो इसी के संदर्भ में जिन जिन प्रश्नों पे डाउट है आप लोग का, इस डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं इस डिस्कशन के माध्यम से। तो सबसे पहले प्रश्न एक में ही, यानी कि जो हम्पी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसी पे आप लोगों ने डाउट किया था कि इसमें क्या ऑथेंटिक आंसर होंगे। तो अगर हम प्रश्न एक को देखें, यानी कि हम्पी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सबसे प्रथम को पॉइंट दिया गया कि यह प्राचीन काल में मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य का अंग था। दूसरा, यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और तीसरा, 1500 ईस्वी तक हम्पी विजयनगर का दूसरा सबसे बड़ा मध्यकालीन युग का शहर था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्राचीन काल में ये मौर्य साम्राज्य का तो अंग था, परंतु गुप्त साम्राज्य का अंग था, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। और कावेरी नदी के किनारे यह स्थित नहीं है, बल्कि ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। और तीसरा, 1500 ईस्वी तक हम्पी विजयनगर का दूसरा सबसे बड़ा मध्यकालीन युग का शहर था, जो कि सही है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प एक, यानी कि केवल एक ही है। इसके बाद जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि जो कि सहकारी बैंक से संबंधित है, जो कि प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला जो कथन दिया गया है कि सहकारी बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दोहरे नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो कि सही है। दूसरा, सहकारी बैंकों के प्रशासनिक मुद्दे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित होते हैं, जो कि गलत है। और जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक आते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सहकारी बैंकों की जो संरचना होती है वो त्रिस्तरीय होती है। तो जिला स्तर पे जो सहकारी बैंक कार्य करते हैं उसे हम केंद्रीय सहकारी बैंक ही कहते हैं। अतः यह विकल्प भी आपका सही है। और अन्योन्य सहकारी मंडल भारत में सबसे पहला सहकारी ऋण संघ था, ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से अगर हम विकल्प देखें, यानी कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है, तो हमें प्रथम विकल्प सही नजर आ रहा है, दूसरा विकल्प वो गलत है, तीसरा विकल्प है वो भी सही है, और जो चौथा विकल्प है वो भी आपको सही है। तो इस हिसाब से जो प्रश्न 4 जो होगा उसका जो ऑथेंटिक आंसर होगा, यानी कि केवल 3। क्योंकि यूपीएससी में अब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जो कथन दिए गए और ये कहा जा रहा है कि कितने कथन सही हैं, तो हमें नंबरिंग पे नहीं जाना, हमें ये देखना है कि जितने कथन दिए गए हैं उनमें से कितने कथन सही हैं। पांचवा प्रश्न जो आप लोगों ने जो डाउट किया था कि सर क्या इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है कि नहीं, तो अगर आप 2023 के प्रश्नों को देखिएगा तो उसमें स्वभावतः यह प्रश्न पूछा गया कथन और कारण के संदर्भ में। तो कथन और कारण के संदर्भ में ये प्रश्न गुप्त काल को लेकर पूछा गया, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों की संभावना भी यूपीएससी में बन रही है, इस बार में कोई विवाद नहीं है। अब छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इकोनॉमिक्स में जब आप मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ते हैं तो मनी बैंकिंग फाइनेंस के अंतर्गत आप लोग को बीमा यानी कि इंश्योरेंस चैप्टर भी पढ़ना है, उसी से संबंधित ये प्रश्न को पूछा गया। इसमें जो प्रश्न है कि इनमें से कितने कथन सही है, और सिर्फ 2 ही विकल्प दिए गए। तो पहला जो कथन है बीमा घनत्व, यानी कि इंश्योरेंस डेंसिटी, उसकी माप जो है वो कुल जनसंख्या के अनुपात में प्रीमियम अमेरिकन डॉलर में की जाती है, ये सही है। और दूसरा जो पॉइंट है बीमा पैट, यानी कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो होता है वो देश के सकल घरेलू उत्पाद में एकत्रित कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। ये भी अगर हम इसको देखें तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपको दोनों विकल्प सही है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 6 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा ये। इसी प्रकार से फिर से पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न 7, भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें फिर 4 कथन दिए गए जिनमें हमें यह बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो जो सबसे पहला कथन है कि यह प्रस्ताव संविधान में वर्णित अनुच्छेदों से संचालित होता है, जो कि सही नहीं है। दूसरा, धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, ये भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि अगर लोकसभा में पारित हो जाता है तो वो जरूरी है, परंतु राज्यसभा में पारित हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट, धन्यवाद प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित हो रहा है इसका तात्पर्य यह है कि सरकार के पास आवश्यक बहुमत नहीं है। और चौथा जो पॉइंट है, धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन लाए जा सकते हैं, ये पॉइंट सही है, क्योंकि राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव अगर आता है
तो ऑब्वियसली उस पर हम संशोधन ला सकते हैं और हमें इसके कई उदाहरण देखने को मिलते भी हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो विकल्प केवल हमारा 2 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से 8वां नंबर जो प्रश्न है वो संबंधित है आपको कृषक उत्पादक संगठन यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिर्फ 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न ये पूछा गया है कि कृषक उत्पादक संगठन की आवश्यक विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो जो प्रथम विकल्प है यानी कि यह उत्पादकों के एक समूह द्वारा केवल कृषि गतिविधियों के लिए बनाया गया है। दूसरा, यह एक पंजीकृत विकास और कानूनी निकाय है। तीसरा, यह प्राथमिक उत्पाद से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित है। और चौथा, लाभ का एक हिस्सा उत्पादकों के बीच साझा किया जाता है। तो ध्यान दीजिए इस विकल्प में कि जो प्रथम विकल्प में कहा गया है कि केवल कृषि गतिविधियों के लिए, ये विकल्प ही सही नहीं है, क्योंकि इसमें हम कृषि और गैर कृषि गतिविधि दोनों को शामिल करते हैं। संगठन का नाम भले ही कृषक उत्पादन संगठन है, परंतु इसमें आवश्यक नहीं है कि केवल कृषि गतिविधियों के लिए ही संगठन को बनाया जाए। अतः प्रश्न अनुसार ये जो विकल्प है ये इसमें शामिल नहीं होता है। इसके बाद पुनः एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। जब भी हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं तो सामान्य गणना के साथ साथ सीएसओ वर्तमान में क्या करता है, एक अग्रिम अनुमान भी प्रस्तुत करता है। तो प्रश्न भी अग्रिम अनुमान से संबंधित पूछा गया है। सबसे पहला यह है कि सकल घरेलू उत्पाद के पहले अग्रिम अनुमान को पहली बार 2016-17 में प्रस्तुत किया गया, ये कथन सही है। दूसरा कथन ये दिया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय इस अनुमान को जारी करता है, जो कि गलत है। चूंकि प्रश्न में केवल 2 ही विकल्प हैं, अतः उत्तर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद आप आ जाइए प्रश्न 17, और ये प्रश्न पूछा गया पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था क्या होती है, इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें लोक व्यवस्था के संदर्भ में। तो पहला जो प्रश्न है पॉइंट है, लोक व्यवस्था के आधार पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है, ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा, लोक व्यवस्था को सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के बराबर माना जाता है, यह विकल्प भी सही है। और सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, जो कि गलत है। और एक न्यायिक निर्णय के संदर्भ में एक विकल्प दिया गया है कि न्यायालयों ने लोक व्यवस्था की व्याख्या समुदाय को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में की गई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में कुल मिलाकर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है। तो 4 में से 3 कथन सही है, अतः इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3। इसके बाद फिर से पुनः इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन में, यानी कि ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सबसे पहला विकल्प दिया गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना भी कहा जाता है, ये कथन सही है। क्योंकि अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, चूंकि जितने भी योजनागत व्यय थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, उसका लगभग 40% कृषि और सिंचाई योजनाओं पर ही व्यय किया गया। इसी कारण से इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि और सिंचाई योजना भी कहा जाता है। जो दूसरा विकल्प है, MN रे द्वारा जनवादी योजना दी गई। तीसरा, सर्वोदय योजना विनोबा भावे द्वारा दी गई, जो कि गलत है। और चौथा प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम 3 बार अवरुद्ध हुआ है। तो ये कथन सही इसलिए, यानी कि चौथा कथन अगर हम ध्यान से देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में एक प्लान हॉलिडे लाया गया था, जो कि 1966-69 तक चला। इसके बाद अगर हम 5वीं पंचवर्षीय योजना को देखें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसे समय से पहले ही खत्म कर दिया गया। और सामान्य तौर पे जो 6ठी पंचवर्षीय योजना आती उसके स्थान पर रोलिंग प्लान लाया गया। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पुनः जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो रोलिंग प्लान को भी समाप्त करके जो 6ठी पंचवर्षीय योजना को पंचवर्षीय योजना के तौर पे ही लाया गया। अतः दूसरी बार क्रम इस समय अवरुद्ध हुआ। और तीसरी बार चूंकि केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, तो अगर हम 1991-92 की बात करें तो उस दौरान भी पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम अवरुद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रश्न अनुसार जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो क्रम है
वो 3 बार अवरुद्ध हुआ है, ये विकल्प भी आपका सही है। अतः 4 में से 3 विकल्प आपको सही है, इसलिए जो विकल्प में जो आंसर दिया गया तो केवल 3 इसका आंसर होगा।